नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपीएचएससी 51 के अंतर्गत जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट पे बात करेंगे और इस सब्जेक्ट में क्या दृष्टिकोण हमें रखना चाहिए या कह सकते हैं कि लास्ट ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सब्जेक्ट को लेकर के उन पे हम लोग बात करेंगे। कुछ ऐसे आधारभूत जो बातें हैं जिससे कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि जब आप जुलाई अगस्त जब भी आपका इंटरव्यू हो तो आप वहाँ पर किस अप्रोच को रखें जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा फील हो और आपके मार्क्स भी अच्छे आए। सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट को समझते हैं कि ये सब्जेक्ट एक अत्यंत कह सकते हैं कि तार्किक, व्यवहारिक और कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक तकनीकी भी है। इसमें जो प्रश्नों का रूप है वो 3 तरह से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने के चांस होते हैं या कह सकते हैं कि पूरे उस ड्यूरेशन में 3 एक्टिविटी आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस 3 में अ, एक जो है पार्ट होता है वो है क्यों। ये क्यों इंडिया और वर्ल्ड दोनों को लेकर के हो सकता है। अब देखिए क्यों का मतलब पहले समझते हैं कि क्यों का क्या संदर्भ है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो आपसे उसका कारण पूछा जा सकता है। जैसे अभी मान लीजिए कि कई जगह पे बारिश हो रही है तो इस बारिश का क्या कारण है। कई बार तो उनके दिमाग में भी नहीं रहता है। वो किसी इंटरव्यू में गए, सॉरी, आपका इंटरव्यू है और 1 हफ्ते तक बारिश ही नहीं खुली। उस बारिश का नाम पूछ लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब कि जितनी भी एक्टिविटी है वो आपसे क्यों के साथ ज़्यादा गुजरती है कि ऐसा क्यों है, रीज़न। क्योंकि इस सब्जेक्ट में वो रीज़न मिलते भी हैं, इसलिए वो बार बार इन प्रश्नों को रखते हैं कि आखिर ये क्यों है, ऐसा क्यों है। वसंत ऋतु में क्या होता है या और भी, केवल मौसम की बात नहीं है, और भी जो सेक्शन है वहाँ पर क्यों का ज़्यादा अनुमान रहता है। जैसे कि यूरोप की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे स्थिर हो चुकी है और माइनस की तरफ जा रही है, ऐसा क्यों है। जापान, दक्षिण कोरिया, यहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो माइनस में चली गई है, ऐसा क्यों है। तो क्यों वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो एक पोर्शन हमारा ये है। इसके अंतर्गत वैसे तो ढेर सारा सिलेबस है, कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ कोर एरिया है जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा इनपुट होते हैं। उनका हम छोटा सा एक रूप ले लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ है, एनर्जी है, और एक दो और हम ले सकते हैं। या कह सकते हैं कि ये तो आते हैं, होने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन्हें आप ज़रूर देखें और अच्छे से देख के जाएं। है तो ये लंबी लिस्ट, इसमें भी हम बात करते लगे तो करीबन 1-2 घंटे हम इसी पे बात करने लगेंगे कि क्या क्या और हमें देखना चाहिए। तो वो कभी ऐसा मौका मिला तो ज़रूर हम बात करेंगे। इसके सेकंड पोर्शन पे आते हैं कि और हमें क्या यहाँ ध्यान देना चाहिए। वो है बोर्ड को लेकर के। बोर्ड मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, उस तरह से उस बोर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सेकेंड, थोड़ा सा जस्ट वेट प्लीज़। यहाँ पर अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें बोर्ड वाले में, तो बोर्ड में आप देखेंगे कि जो लिखने का तरीका होता है वो बाकी सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग होता है, और पिछले कह सकते हैं कि 7-8 सालों में ये सिनेरियो और ज़्यादा चेंज हो गया है, मतलब एक रूल के तौर पे आ गया है। जैसे कि बोर्ड पे तो सभी सब्जेक्ट के बच्चों को पढ़ाने के कहा जाने का चांस रहता है, ज्योग्राफी कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा रहता है। उसमें जो प्रेजेंट करने के तरीके हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि छोटा बड़ा या मैप में हम किस साइड उसे लिख रहे हैं, इस तरह की, मतलब वो बारीक बातों को देखते हैं। एक उदाहरण देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए।
जैसे कि मान लीजिए कि सन की लाइट पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचती है, अगर आपको ये मैप के थ्रू बताना है, पिक्चर के थ्रू बताना है, तो आप कोशिश करें कि अर्थ को आप छोटा बनाएं और सन को कंपैरेटिवली आप बड़ा बनाएं। क्योंकि सन बड़ा है और पृथ्वी छोटा है, ये बात अगर हम पढ़ते हैं तो उसको व्यवहारिक तौर पे यहाँ दिखाने की ज़रूरत है। इस पे आपके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, या हम पृथ्वी पर रहते हैं तो ये कहाँ से क्या बड़ा दिखता है, ये वाली बात। तो ये लॉजिक उतना परफेक्ट आप नहीं प्रूफ कर पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें प्रूफ हो चुकी हैं कि हाँ 109 टाइम्स इस मामले में सूर्य बड़ा है, या त्रिज्या, व्यास, या इस तरह से सभी डेटा अगर आ चुके हैं, तो ऐसे में लगता है कि सूर्य को बड़ा बनाना ये ठीक रहेगा। या मान लीजिए कि अगर आप इंडिया में धान के उत्पादन को दिखाना चाहते हैं, तो आप इसे वेस्ट बंगाल से स्टार्ट करें, या इस बार जैसे मान लीजिए कि तेलंगाना लास्ट ईयर वाले में टॉप पे चला गया, तो आप वहाँ से स्टार्ट करें। यानी कि आप जो है उन आंकड़ों को भी ध्यान में रखें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से हैं, क्योंकि ये जो है आपकी उस विषय पर एक कॉमन पकड़ नहीं बताता है, एक विशेष पकड़ बताता है। तो बोर्ड के मामले में आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें इसका प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। और थर्ड जो कि स्टैटिक्स का पार्ट है, ये आप मान के चलिए कि ये छोटे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं लेकिन गंभीर रहते हैं। और स्टैटिक आप जानते हैं कि ये कई सारे सब्जेक्ट में है, सिर्फ आप ही में नहीं है, कई सारे सब्जेक्ट में है। छोटा छोटा बेसिक जो है वो तो है ही, मेन, मीडियम, मोड, रिग्रेशन या कोरिलेशन, ये सभी चीज़ें तो मुझे लगता है कि 10 से ज़्यादा सिलेबस में तो है ही। इसकी जो प्रिपरेशन होती है उसमें भी दो मोड के बच्चे होते हैं। एक तो होता है जिन्हें मैथमेटिक्स या मैथ ये सब चीज़ें पसंद होती है, तो वो तो मजबूती से कर लेते हैं। कुछ बच्चे खास खास यूनिट को तैयार करके पेपर दे लेते हैं और उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन जब हमें ओरल बताने की ये बात आती है तो समस्या ये जटिल हो जाती है। अभी हम कुछ क्वेश्चनों को लेंगे जिसमें स्टैटिक्स वाले भी क्वेश्चन आएंगे, जिससे अनुमान लगेगा कि आखिर इसमें दिक्कतें क्या आती हैं। तो वैसे देखिए, ये हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें कि अपना बेस्ट जो दे सकते हैं वो ज़रूर दें। वैसे तो आयोग आप जानते हैं कि आपको अगर फेल करना ही होगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा जो किसी भी तरह से कितना भी आप प्रिपरेशन कर ले नहीं बता पाएंगे। ये नेगेटिव बात है, लेकिन इधर नहीं जाना है। वही जो मामा वाला क्वेश्चन है कि आपके मामा का नाम पूछना, अपने मामा का नाम पूछना। एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस है, लास्ट ईयर अभी जीडीसी का जो पेपर हुआ है उसमें मेरे पास इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आए थे प्रशांत जी, जो कि कॉमर्स सब्जेक्ट उनका था। उनसे क्वेश्चन पूछा गया था हेलमेट की शुरुआत कब से हुई क्रिकेट में। खैर जेडीसी का इंटरव्यू पैटर्न अलग होता है, उन्होंने हॉबी वगैरह भले कुछ डाला हो, लेकिन फिर भी इतना डेप्थनेस जाना, किस किस कोर को हम प्रिपेयर करके रखें, ये संभव बात नहीं होती है। हाँ, हो सकता है कि कॉमन क्वेश्चन सबसे पूछ करके उनके नॉलेज की डेप्थनेस के बेस पर सिलेक्शन दिया जाए तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन हम तरीके को नहीं बदल सकते। अभी जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करें। तो लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको अनुमान लगेगा कि बाकी यूनिट पे हम कैसे तैयारी करें, और इन यूनिट का आंसर, इन प्रश्नों का आंसर हम कैसे दें जिससे कि अच्छे से उन्हें प्रभावित कर सकें। जानते हैं कि प्रभावित करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस 10 से 20 मिनट के अंदर। पहला क्वेश्चन है, भारत पीओके को अलग मैप में दिखाता है, पाकिस्तान अलग और चीन अलग तरीके से, मतलब तीनों अपने अपने मैप में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। या कह सकते हैं कि भारत अलग और चीन, पाकिस्तान अलग तरीके से। तो क्या विश्व स्तर पे मैप में इस तरह दिखाने का कोई सिद्धांत है या नहीं? अगर नहीं है तो क्या बनना चाहिए या नहीं? ये क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन प्रश्न तो जायज़ है, पूछे जा सकते हैं।
और रिपीट हो सकते हैं, आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। देखिए कुछ प्रश्नों का आंसर जो है ना ये मतलब टाइम टेकन होता है, सोच करके भी आप देख सकते हैं, या कोई लगे प्रश्न इसमें कि इसका प्रश्न सर मैं बाद में भी वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ पाया हूँ, तो आप चाहें तो बात कर सकते हैं। सेकंड है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दोनों सिद्धांतों को दो अलग अलग व्यक्तियों ने दिया है। तो इन सिद्धांतों में क्या अंतर है तो वैसे देखिए काफ़ी बेसिक बात है। अगर आप इस सब्जेक्ट में हैं तो आप समझ लो कि EBCD है आपके लिए, प्लेट टेक्टोनिक हो या कह सकते हैं कि विस्थापन या विवर्तनिकी, दोनों में सिमिलरिटी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा तो दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए, और दोनों में जो बारीक अंतर है उन अंतरों की लिस्ट होनी चाहिए, कम से कम 3 तो होना चाहिए जिसे आप बता सकें, और वो भी सिस्टमेटिक वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन। वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में वृद्धि क्यों होती है? अब देखिए क्यों यहाँ पे भी है, ज़्यादातर क्वेश्चनों में क्यों लगा मिलेगा ज्योग्राफी वाले में कि ऐसा क्यों होता है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में यहाँ दिखाया है, सॉरी यहाँ आप देखेंगे कि क्यों होता है, तो आप इसको मतलब क्यों के अकॉर्डिंग ही देंगे। ये जो टेम्परेचर तापमान वाला जो टॉपिक है, आर्द्रता और तापमान दोनों को लेकर के वहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, टेक्निकल है ये, और ये जान लीजिए कि ये याद करने वाली बात नहीं है। आप उसको ठीक से व्यवहारिक तौर पे समझते हैं तो आप इसका आंसर बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हैं कि किस तरीके से ये दोनों एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का वर्क करती है और किस तरह से जो है इवेपोरेशन फंक्शन करता है, तो वो आसानी से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है थॉर्नवेट सिद्धांत और कोपेन सिद्धांत से कैसे सीमित है। थॉर्नवेट सिद्धांत कैसे कोपेन सिद्धांत से सीमित है? आप जानते हैं कि थॉर्नवेट ने जो स्टार्ट किया था, उनका ये ऑब्जेक्ट नहीं था कि ये ग्लोबल लेवल पे जा पाएगा, इस ज़रूरत के अनुसार उन्होंने नहीं किया था। अमेरिका की कुछ समस्याएं थी, अमेरिकन कह सकते हैं मानसून की, मौसम की, उन समस्याओं को दूर करने के लिए इनका सिद्धांत आया था, लेकिन धीरे धीरे आज हम इसका ग्लोबली इस्तेमाल करते हैं। तो वही थॉर्नवेट और कोपेन के बारे में एक कंपेयर करके आपको बताना है कि कैसे ये अधिक विस्तारित हैं और ये कम विस्तारित हैं। कुछ टेक्निकल शब्द इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने छोटे छोटे टर्म इस्तेमाल किया था, जैसे कि AW हुआ या SAGW, इस टाइप में जो यूज हुए थे, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी योजना की अभी क्या स्थिति है? आप जानते हैं कि स्मार्ट जो सिटी है, आप सिलेबस में तो खैर इतना ही आपके लिखा हुआ है, लेकिन 2015 में गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी करके एक योजना भी चलाई थी 25 जून को, और अभी उसका कार्यकाल ख़त्म होने वाला था। फिर उसको इंक्रीज़ किया गया 2023 तक, फिर जून 24 तक, और फिर अभी एक्सटेंड कर दिया गया है उसको। तो अभी क्या सिचुएशन है, कहाँ तक सक्सेस हो गया है, नई सिटी क्या क्या आई हैं, तो कुछ बेसिक जानकारी अगर आपके पास है तो आप उनको रख सकते हैं। मतलब बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए कि आपको बिल्कुल इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये है क्या। चलिए खैर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षरता के आधार पर टॉप 3 धर्म कौन से हैं? साक्षरता के आधार पर वो कौन से 3 धर्म हैं जो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पे हैं? इनमें आप जानते हैं कि अगर आप बिना पढ़े इसका आंसर देते हैं तो निश्चित तौर पे गलत आप करेंगे, क्योंकि कई मामले ऐसे हैं जिसमें बौद्ध और जैन आगे हैं, एक में ईसाई भी है एजुकेशन वाले में, सॉरी किसी में बौद्ध है, किसी में जैन है, किसी में ईसाई है। इन तीनों का कह सकते हैं कि टॉप में ज़्यादा है।
किसी में हिंदू धर्म भी है, जैसे कि संख्या के मामले में और इस तरह की चीज़ें हैं। तो आपको वो लिस्ट ज़रूर देखना चाहिए कि कौन किस मामले में टॉप पे है, मतलब लिटरेसी रेट के बेस पर है, सेक्स रेशियो के बेस पर है, पॉपुलेशन के बेस पर है, या और भी कई सारे रूप में हम इन टॉप 3 को कम से कम देखें। टॉप 5 रहे तो और भी अच्छा है, लेकिन टॉप 3 तो कम से कम आपके पास होना चाहिए। इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन थे, केसर के उत्पादन के लिए सबसे बेहतर मिट्टी कौन सी होती है। अब मिट्टी में देखिए बहुत सारी मिट्टियाँ आप पढ़ चुके हैं, बल्कि ये भी आपने पढ़ा होगा, चाहे वो दोमट हो, काली मिट्टी हो, बलुई मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो, या रेड सॉइल हो। बहुत सारी मिट्टियाँ पढ़े हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं वो भी आपने देखा होगा। इसमें अलग से केसर के लिए क्या ठीक है, वो प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा अलग है। तो इसमें करेवा मिट्टी आप जानते हैं कि ये कश्मीर क्षेत्र में है भी, तो करेवा थोड़ा सा अलग है बाकियों से, इसलिए इसको पूछा गया था कि आपको इसके बारे में पता है या नहीं पता है। इस पर क्रॉस भी किए गए थे, लेकिन कम से कम जो बुनियादी प्रश्न है उसका आंसर आपको आना चाहिए। लेटराइट मिट्टी में किन 2 तत्वों की अधिकता होती है। देखिए सारा खेल जब मिट्टी हम पढ़ते हैं तो वही अधिकता और कमी की ही होती है, उसी के अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्शन डिसाइड होते हैं। तो मुझे लगता है आपने बना भी लिया होगा, आपके पास एक चार्ट होनी चाहिए सभी मिट्टियों का, और उसके अकॉर्डिंग किस में क्या अधिक होता है, किस में कम होता है, जिससे एक साथ आप सभी का कंपेयर कर ले तो थोड़ा सा जो माइंड सेटअप है वो ठीक रहता है इस मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज कर्व आर्थिक विषमता के लिए किसे जिम्मेदार मानता है। आप जानते हैं कि लॉरेंज कर्व और गिनी गुणांक कर्व जो है, ये जब भी हम स्टडी करते हैं तो दोनों को एक साथ करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप कीजिए, क्योंकि बिना उसके अधूरा है ये। दोनों का लगभग लगभग पैटर्न एक जैसा है, आधारभूत जो बातें हैं वो एक जैसी हैं। बस ये होता है कि लॉरेंज जो है ये पिक्चर में उसको कह सकते हैं डिनोट करता है, प्रेजेंट करता है, या रिजल्ट लाता है। वहीं पर गिनी जो है इसको नंबर में लाता है। गिनी 0 से 1 और लॉरेंज कर्व जो है एक कर्व स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ये उसको बनाता है। तो इसमें क्वेश्चन जो इनपुट हुआ था कि लॉरेंज कर्व जो है ये आर्थिक विषमता के लिए किसे जिम्मेदार मानता है। तो जो मेन आधारभूत लॉरेंज ने रखा था वो आय में विषमता थी, कि आय में जितनी ज़्यादा विषमता होगी उसी के अनुसार जो है आर्थिक विषमता हमें देखी जाएगी। तो प्रश्न तो आसान है, लेकिन जब आप आंसर को इसके साथ को रिलेट करके समझे हैं, पढ़े हैं, तो ज़्यादा आसान लगेगा। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये स्टैटिक्स का है। एक क्वेश्चन इसका मैंने लिया है तो बहुत सारे, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया के तौर पे आपको अनुमान लगाने में आसानी हो। स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पढ़ा है, उसके जो रूल्स हैं वो आपने पढ़ा होगा, मेन मीडियन के साथ कैसे कोरिलेट करके आप निकाले हैं वो आपने पढ़ा होगा, लेकिन यूज़ कहाँ करते हैं ये व्यवहारिक तौर पे है। तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी हम हाथ खड़े कर देते हैं कि सॉरी सर आइडिया नहीं है। प्रभाव हो सकता है कि 10-20% पड़े आपके सॉरी बोलने से, मतलब नेगेटिव प्रभाव, लेकिन अगर आप इस तरह के प्रश्नों का सही जवाब देते हैं तो मान के चलिए कि आपके फेवर में बहुत ज़्यादा, मतलब पैनल का दृष्टिकोण बन जाता है कि हाँ आपकी पहुंच जो है लगभग लगभग सभी यूनिट में है। तो देखिए प्रश्न तो ढेर सारे हैं, उन सभी को प्रेजेंट कर पाना मुश्किल है। आप चाहें तो लास्ट ईयर के जो रिज़ल्ट हैं आप उनको देख सकते हैं, उनसे मॉक में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके तौर तरीके आंसर देने का, क्योंकि रिज़ल्ट हुआ है तो कुछ स्किल उनके पास है जिसकी वजह से हम उन्हें एक बार देख सकते हैं। तो आप उसे करिएगा। और जस्ट वेट, अगर कोई डाउट या क्वेरीज होता है तो आप इन नंबरों पे कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं।
और एक जो बेसिक बुनियादी जो गाइडलाइन मैं सभी को कहता हूँ कि एक कॉपी आप ज़रूर रखिए अपने पास, कॉपी या डायरी, जिसमें आपके सब्जेक्ट से जो भी प्रश्न उठते हैं, जिस तरह की भी आप अनुमान लगाते हैं कि इस टॉपिक पे अगर ये प्रश्न पूछा गया तो मैं क्या जवाब दूंगी या क्या जवाब दूंगा, तो आप उन्हें लिख कर रखें और आप अपने एक्सपर्ट से बात करें कि मैम सर इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो वो एक अच्छा गाइडलाइन आपको बता सकते हैं। आप तब तक पूछिए, उन लोगों तक पहुँचिए जब तक कि आप उस आंसर से पूरी तरह सेटिस्फाइड फील ना करें, क्योंकि हर आंसर आंसर नहीं होता, सही आंसर तक आप ज़रूर पहुँचिए। ठीक है, जस्ट वेट। मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम हमारा जो है अभी चल रहा है, और लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि 24 तक जो है कोई डेट अभी नहीं फ्री है। एक दिन में 10 से ज़्यादा कैंडिडेट का हम मॉक नहीं करा पाते हैं, और वो भी 3 टाइम कराना है सभी का। तो अभी ये डेट 24 नहीं, अब ये इस महीने पूरा फुलफ़िल हो चुका है। अगर आप अभी हमारे पास जुड़ते हैं तो आपको जुलाई फर्स्ट वीक में कोई डेट मिलेगा, आप उस डेट पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे हमारे मॉक में, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है। ठीक है, आज का डिस्कशन हम लोग यहीं फिनिश करेंगे। कुछ क्वेरी हो तो आप कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।